नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही शानदार है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे महान व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं जिसके बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, और जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कौन है। और कुछ ऐसे मुद्दे भी सर के साथ जुड़े हुए हैं जो कि पूरे नेशनल लेवल पे बहुत पॉपुलर रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर B.R. मनी सर, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं और एडिशनल डीजी रहे हैं, और सर के नाम से नेशनल म्यूजियम भी है, आप लोग कभी सर्च करिएगा। और वहाँ के सर वाइस चांसलर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार दिन है। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, सर का जो छात्र जीवन है वो इस पेड़ के नीचे गुजरा है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको लास्ट तक देखो और खुद समझोगे कि कितना मज़ेदार टॉक होने वाला है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर आपको जितने लोग देखने वाले हैं जनरली वो सबसे ज़्यादा बीएचयू के छात्र देखने वाले हैं, और आप बीएचयू के ही छात्र हैं। तो सबसे पहले सर बताइएगा आपका आज का दिन कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? यूँ तो मैं अक्सर आता रहता हूँ, कोई भी कार्यक्रम होता है बीएचयू में, उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाते हैं तो मैं निश्चित रूप से आता हूँ। वैसे भी मैं आता हूँ क्योंकि ये इस डिपार्टमेंट में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में यहीं से मैंने BA, MA और PhD यहीं से किया और 2 साल यहाँ पढ़ाया। इससे पहले कि मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ज्वाइन करूँ उससे पहले मैं यहीं था। तो बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत सारी बातें इन बिल्डिंग्स के साथ, यहाँ के टीचर्स के साथ और यहाँ के हर पूरे वातावरण के साथ बहुत सारी मेमोरीज है। सर अभी बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ से पढ़ के, और फिर आप यहाँ पे कार्य करने का भी मौका मिला, और अभी तो आप नेशनल लेवल पे कार्य कर रहे हैं। सर हम लोग जानना चाहेंगे कि सर आर्कियोलॉजी जो एक सेक्टर है शिक्षा में, इसमें छात्र अपना किस तरीके से कैरियर बना सकता है? आर्कियोलॉजी जो है वो एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, और इसमें ना सिर्फ हिस्ट्री के लोग आते हैं बल्कि वो सभी लोग जिनको हिस्ट्री में, पैलियोग्राफी, एपिग्राफी में, या जो जियोलॉजी और इस तरह के साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हैं उनमें इंटरेस्ट होता है, वो सभी आर्कियोलॉजी में आ सकते हैं। और जहाँ तक कैरियर की बात है, आर्कियोलॉजी जो है आज देश के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जा रही है। वहाँ टीचिंग जॉब भी मिल सकती है, टेक्निकल जॉब भी मिल सकती है, और साथ ही साथ आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है या दूसरे लर्नेड इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में रास्ता खुला हुआ है। आप रिसर्च करें, उसके बाद फिर आप यहाँ ज्वाइन करें। तो ऐसा नहीं है कि आर्कियोलॉजी का रास्ता ब्लॉक है और सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट ASI में ही जा सकते हैं, बल्कि वो अलग अलग डिसिप्लिन्स के डिपार्टमेंट्स में शामिल हो सकते हैं। ओवरऑल इतना हम लोग समझ सकते हैं कि बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप अपना एक सर्वांगी विकास कर सकते हो। कई सारे सेक्टर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हो, बाकी आप खुदाई के क्षेत्र में जो आपका आर्कियोलॉजी है मेन, उसमें जा सकते हो। सर आपका BHU का छात्र जीवन में सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस उस समय का क्या रहा जब आप छात्र थे BHU में? देखिए, जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए BHU में। मैंने जैसा कि बताया BA, MA यहीं से किया, तो PhD भी यहाँ से किया। वो उस समय एक से एक बढ़ के स्टारबर्ड टीचर्स यहाँ हुआ करते थे। प्रोफेसर ललित गोपाल, प्रोफेसर KK सिन्हा, प्रोफेसर JN तिवारी, प्रोफेसर LK त्रिपाठी, प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह, प्रोफेसर निसार अहमद, प्रोफेसर PK अग्रवाल, प्रोफेसर बलराम श्रीवास्तव, ये सब जितने प्रोफेसर हैं, इनके अलावा और दूसरे भी, प्रोफेसर TP वर्मा, प्रोफेसर महेश्वरी प्रसाद,
ये इंटरनेशनल रिप्यूट के प्रोसेस रहे और इनमें अधिकांश तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम उनके पास बैठ करके उनसे आगे के कैरियर में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, या अब तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स वो आ गए फील्ड में, तो वो किस तरह से अपना कैरियर सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो उस तरह की बातें हम यहाँ करते रहे हैं। और जब मैं यहाँ पढ़ रहा था उस समय इन सब टीचर्स का, गुरु लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और जिसके कारण विदिन 3-4 ईयर्स मैंने अपनी PhD सबमिट की। 1980 में 1976 में मैंने यहाँ से MA किया, 1976। और उसके 1-1.5 साल के अंदर ही मुझको यहाँ जॉब मिली। अच्छा, पढ़ाने के तो लिए? हाँ, उस समय इवनिंग कॉलेज हुआ करता था, और मज़ेदार बात ये थी कि 21-22 साल की एज में मैं टीचर हो गया था। ओनली 21-20। और जितने इवनिंग कॉलेज में, अब तो इवनिंग कॉलेज नहीं रहा, लेकिन इवनिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट्स आते थे वो भी या तो कहीं काम कर रहे होते थे, या कुछ लोग शौकिया डिग्री लेने के लिए इवनिंग में पढ़ते पढ़ने थे के लिए? शाम को। अच्छा, शाम को बीच में ऐसी फैसिलिटी थी सर? हाँ, 7 बजे से लेकर के और 9 बजे तक क्लासेस चलते थे। तो जब मैं उधर मैंने अपना थीसिस सबमिट किया और इधर क्लासेस भी लेता रहा, तो उसमें इस तरह का रहा कि 2 घंटे क्लासेस लिए MA के क्लासेस को मिल जाता। 2 घंटे क्लास लिए शाम को 7 से 8:30 तक, उसके बाद पूरे दिन फ्री, और उसके बाद भी क्लास के बाद भी फ्री। तो हमें पढ़ने लिखने का बहुत मौका मिला उसकी वजह से। तो रिसर्च के बाद भी, और अपनी सभ्यता, संस्कृति और दूसरी बहुत सारी चीज़ों को सोचने समझने का मौका मिला, और उसमें फिर हम लोगों ने अपना समय बिताया। जब मैं यूनिवर्सिटी में था उस समय मैं यहाँ क्रिकेट टीम में भी था। क्रिकेट? और मुझे याद पड़ता है कि शायद 1974 की बात होगी। उस समय मुश्ताक अली, जो तभी इंडियन टीम के कैप्टन भी रह चुके थे, उन्होंने हम लोगों को 1 महीने तक ट्रेनिंग दिया था। यही पीछे जो बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड हम लोग के फैकल्टी के पीछे। हाँ, तो वहाँ वो ट्रेनिंग देते थे। अच्छा, एमपी थिएटर में? अच्छा, फैकल्टी थिएटर नहीं, एमपी अपने फैकल्टी वाला ग्राउंड? नहीं, बाहर। अच्छा, बाहर। एक तो ये है। हाँ, एक तो ये है। हाँ, यहाँ तो डिपार्टमेंटल मैचेस वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, और वो जो है वो ट्रेनिंग देते थे सेंट्रल ऑफिस के से लग के। हाँ, देख रहा हूँ। हाँ, देख रहा हूँ। तो वहाँ, और उनसे मैंने लेट कट सीखा। अच्छा, और मतलब क्रिकेट में आपकी अच्छी रुचि रही है? हाँ, मैं ओपनिंग बैट्समैन भी था, तो उसकी वजह से उन्होंने उन्हीं से सीखा। अच्छा, इंडियन क्रिकेट कैप्टन से। तो 1 महीने तक उन्होंने कोचिंग दिया था, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल मतलब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का मुझे जितना चांस यहाँ मिला, उतना उसको यूटिलाइज करने का वो कम ही लोगों को मिलता है। सर, आपका छात्र जीवन बड़ा ही बहुत मज़ेदार रहा है। मतलब बस पढ़ाई में ही नहीं, स्पोर्ट्स में, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ा मोटिवेशन है। सर, अभी के जो छात्र हैं, सोशल मीडिया के आने की वजह से लाइफ जो है ना वो बहुत बढ़िया स्मूथली नहीं जा रहा है। सर, हम लोग आप क्या ये जानना चाहेंगे कि मनोरंजन का साधन उसमें क्या हुआ करता था खेलने के बाद? और सोशल मीडिया तो रहा नहीं होगा, तो फाइनली आप लोग? नहीं, मनोरंजन का इस तरह का कोई वैसा साधन नहीं था, क्योंकि घर से भी रिस्ट्रिक्शन रहता था। तो एक बार जो समझा दिया गया कि आपको पिक्चर देखने नहीं जाना। अच्छा। अगर किसी पिक्चर में आपको इंटरेस्ट है तो आप परिवार के साथ। अच्छा। तो फिर उसको मैंने हमेशा फॉलो किया जब तक MA तक
तो फॉलो किया ही मैंने। और बाकी मैं रहता रहा हूँ सारनाथ, हॉस्टल में यहाँ कभी नहीं रहा, तो मेरा 1.5 घंटे का टाइम वहाँ से यहाँ आने का और 1.5 घंटा यहाँ से जाने का, वो लगता है। एयरविंग एनसीसी मैंने ज्वाइन किया, एनसीसी में बहुत सारी चीज़ें, तो मेरा सारा समय तो इसी में बीत जाता था मनोरंजन के लिए, और कोई खास इतना बचती नहीं थी। यही मेन मनोरंजन है सर, मुझे अभी के जो मनोरंजन है वो सही नहीं है। अब जो टाइम मिलता था, कभी लाइब्रेरी में बैठे हैं, कभी सेंट्रल लाइब्रेरी चले गए। सर अभी तो सर काफी बदलाव हुआ लगता होगा, पहले सर कैसा था बीएचयू? बदलाव ज़्यादा नहीं है, अच्छा। क्योंकि नई बिल्डिंग्स बहुत सारी बन गई। कहीं कहीं मैं ये देखता हूँ कि जो मालवीय जी के समय से हेरिटेज स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था, जो टेम्पल लाइक डिजाइन जो बिल्डिंग्स बन रही है अभी भी सर, वो बन रही है, आर्किटेक्चर था, वो उस तरह की बने तो एक इसकी अपनी जो पुरानी पहचान कुछ बदली है सर। कुछ जैसे हॉस्पिटल के साइड में अगर आप देखें तो गेट के साथ ही लगा वो हुआ बड़ा वाला जो है बड़ी बिल्डिंग, तो उससे फिर वो लुक नहीं आता। कहीं ना कहीं उतनी बड़ी बिल्डिंग बगल में गेट के बनाना, वो सिंह द्वार की जो फीलिंग थी कि बहुत बड़ा विशाल, और तो वो अब दब गया। हाँ कंपैरिजन में वो छोटा लगता है। तो बल्कि मैंने कभी उसको सोशल मीडिया पे भी उसकी चर्चा किया था कि ये ठीक नहीं है, और हेरिटेज का ख्याल रखते हुए जो हमारी 100 साल से अधिक पुरानी हिस्ट्री है, तो इसका जो एक अपना कैरेक्टर है उसको बचाते हुए हमको ये यहाँ के आर्किटेक्चर में भी नया बना रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, वो आवश्यकता के हिसाब से जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमको उसको भी, उस कैरेक्टर को भी मेंटेन करना चाहिए, उस पर ध्यान विकास जरूरी है, बट अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। सर आपका जो एक पहचान राष्ट्रीय लेवल पे अभी बहुत ज़्यादा बना हुआ है राम मंदिर को लेके, सर चाहेंगे कि थोड़ा उस पर भी एक बार बोलिएगा। हम लोग मतलब जानना चाहते हैं कि एक्चुअली सर आप तो मतलब उसके मेन हैं जिन्होंने बताया कि एक्चुअली उसके एविडेंस के बारे में, राम मंदिर के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में, तो सर क्या निकल के बात आती है सर? देखिए, हम लोगों ने तो वहाँ जो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने एएसआई को डायरेक्शन दिया था कि आप उत्खनन करके, खुदाई करके, और फिर ये पता लगाइए कि इसमें कुछ इनके पॉइंट्स थे कि यहाँ जो पुरानी जो बाबरी मस्जिद वहाँ थी या जो ढांचा था उसके नीचे कोई स्ट्रक्चर था कि नहीं, और अगर वो स्ट्रक्चर था तो वो किस नेचर का स्ट्रक्चर। तो जब हम लोगों ने वहाँ एक्सप्लोरेशन किया, क्योंकि हमने अपने मन से तो कोई प्रपोजल नहीं दिया, ये प्रपोजल आया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था एएसआई को, इसलिए एएसआई ने तो उसमें जो हमें एविडेंस मिले वो बाबरी मस्जिद के एविडेंस तो थे ही, जो ध्वस्त हो चुकी थी, तो उसके प्लिंथ और उसके कुछ फाउंडेशन, ये सब चीज़ें। लेकिन उसी में हमने ये देखा कि जो बाबरी मस्जिद का फाउंडेशन था वो एक, उसके नीचे का एक विशाल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर रहा। अब वो स्ट्रक्चर क्या है उसको हमने जानने की कोशिश की, तो हमें ये पता चला कि जो 27 मीटर लंबी मस्जिद थी उसके नीचे कम से कम 60 मीटर बड़ा लंबा, मतलब उत्तर से दक्षिण 60 मीटर लंबा स्ट्रक्चर था, और उसमें 3 बार रिपेयर की। अच्छा, 3 बार उसको रिपेयर भी किया गया था। हाँ, और वो निश्चित रूप से बाबरी मस्जिद से पहले का था, क्योंकि बाबरी मस्जिद की फाउंडेशन उसके ऊपर रेस्ट कर रही थी। तो वो 60 मीटर का था और बाबरी मस्जिद 27 मीटर। तो उसके बाद फिर और जो एविडेंस हम लोगों ने वहाँ देखे, एक सर्कुलर टेम्पल का एविडेंस मिला जो कि बहुत रेयर। आज बड़ी खुशी होती है, मैंने बीएचयू का जो ये अपना डिपार्टमेंट है इसने 2 जगहों पे खुदाई कराई है पिछले वर्ष, बबनिया जो यहाँ से पास में ही है, 12-14 किलोमीटर है, और दूसरा माटी।
इन दोनों जगहों पे सर्कुलर टेम्पल गुप्त काल के लिए थे। और वहाँ हमको उत्तर गुप्त काल के राजपूत काल जैसा मिला। उस समय का सर्कुलर टेम्पल। और ये टेम्पल बहुत बड़े नहीं होते, छोटे टेम्पल छोटे होते हैं। क्योंकि बड़ा अगर सर्कुलर टेम्पल बनाते थे तो उसकी छत गिर जाने लगती। अच्छा। तो वो भी एविडेंस हमें मिले। तो इस तरह से हमें 3 फेजेज में टेम्पल रिमेन्स मिले और उनके साथ बहुत सारे दूसरे अवशेष, मूर्तियाँ। जिससे प्रूव हो गया कि फाइनली हाँ, फिर वो हमने जो एविडेंस था उसको बिना ये कहे कि ये नहीं ये मस्जिद का एविडेंस है, मंदिर का एविडेंस है, या कोई डिफरेंस करते हुए या अपनी तरफ से कोई बात उसका निष्कर्ष निकाले बिना, तो जो एक्सकवेशन में हमें मिला वो हमने कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया। हमारी रिपोर्ट अगर आप डिटेल में देखें तो उसमें वही चीज़ प्रस्तुत की गई है। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि ASI का जो एक्सकवेशन रिपोर्ट है उसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे इस तरह की अपील हुई थी कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, कि उसको नकार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये एक्सपर्ट ओपिनियन है, इसको नकारा नहीं। और अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि आज राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया, लगभग तैयार होने वाला है। अगले साल तक। अच्छा सर, एक और अभी बनारस में है, तो क्या ज्ञान वापी पे कुछ बोलना चाहेंगे? ज्ञान वापी का तो मामला बिल्कुल क्लियर है। वहाँ भी जो पुराना मंदिर था उसके अवशेष अभी भी अगर आप पश्चिम में देखें तो वो मंदिर के अवशेष दिखते हैं। और वो 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास के आर्किटेक्चर हैं। और हमको इस बात का भी ज्ञान है कि टोडरमल ने वहाँ मंदिर का निर्माण किया था। और ये संभवतः उसी मंदिर के अवशेष हैं जिसको गिरा करके वहाँ मस्जिद। तो इसलिए तो आने वाले में सर फैसला जो है वो कहीं ना कहीं, अब फैसला जो वो तो आर्गूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से एविडेंस देते हुए लोग उसको प्रूव करते हैं। और एविडेंस भी कितने प्रॉपरली कलेक्ट होता है उसके आधार पर। बीच में फव्वारे की बात हुई कि शिवलिंग है या फव्वारा है, बहुत चर्चे में रहा है। तो आज तक इस तरह का फव्वारा तो कहीं नहीं मिलता। हाँ। बहुत सारे फव्वारे, और ख़ास तौर से मुग़ल पीरियड के जो फव्वारे हैं मैंने भी देखे हैं। मुग़ल मॉन्यूमेंट्स ऑलमोस्ट जितने इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको सब मैंने देखा है। तो वो हर जगह पतले पतले फव्वारे होते हैं। यहाँ इतना चौड़ा मोटा फव्वारा होने का कोई सवाल नहीं उठता है। और उसकी शेप के हिसाब से फव्वारा लग भी नहीं रहा है। अब ये है कि उसको और अच्छे से समझने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार या इस तरह की जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं जिनसे जो नॉन इन्वेसिव टेक्निक है उनसे पता लगाया जा सकता है कि उसके नीचे का किस तरह का। तो बात क्लियर हो गया। सो फाइनली ये कन्वर्सेशन बड़ा ही हिस्टोरिकल, और आई थिंक ये शिक्षा के क्षेत्र से अगर आप देखोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और आप लोग इसको फिर अलग अलग लिंक्स के थ्रू आप लोग पढ़ने की भी कोशिश करना, जिससे पता चले कि एक्चुअली जो सर ने रिसर्च किया है वो सोशल मीडिया पे क्या कह रहा है। और सर ये जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के साथ साथ आप आसपास के जैसे अस्सी घाट है और बाकी कुछ घूमने के प्लेसेज हैं, सारनाथ है, तो अपने छात्र जीवन में आप इन सब जगहों पे घूमने? सारनाथ में तो मैं रहता ही था। अच्छा। और वहाँ की एक एक ईंट, एक एक पत्थर से मैं वाकिफ था। तो इस वजह से वहाँ मैंने देखा कि जितने 200 साल में जो वहाँ का इतिहास लिखा गया उसमें यही है कि अशोक से पहले वहाँ कुछ नहीं मिलता, जो है अशोक के बाद। तो ये जानने के लिए कि भगवान बुद्ध और अशोक के बीच में जो 200-250 साल का अंतर था, तो उस बीच में क्या वहाँ कोई एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी हुई या नहीं, तो इस बात को जानने के लिए वहाँ 2013-14 में मैंने एक्सकवेशन कराया। और उसके बाद वहाँ से जो कार्बन सैंपल्स मिले उनकी फ्लोरिडा में डेटिंग करवाया, और उसके आधार पे ये पता चला कि 385 ईसा पूर्व में वहाँ हैबिटेशन की, यानी वहाँ कोई मॉनेस्ट्री थी
जो 385 ईसा पूर्व में लोग रह गए थे वहाँ, हम्म, और वो निश्चित रूप से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री रही होगी। हम्म, तो वो, और दूसरा एक काशी के इंस्क्रिप्शंस की मैंने स्टडी करवाया, उसमें जितने 84 घाट हैं उन घाटों के किनारे और आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया में उन लोगों ने ये कोशिश किया कि यहाँ के जो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड इंस्क्रिप्शंस हैं उनको खोज करके उनका एक कॉर्पस तैयार। तो ये ज्ञान प्रवाह का प्रोजेक्ट था जो अभी पिछले साल उन्होंने कंप्लीट किया है, अब उसके प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच सर। सर बस लास्ट क्वेश्चन है, जो छात्र हैं आज के समय में वो खुद को मोटिवेट कैसे रखें और अपने को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे और आगे ले जाएं? तो सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट में थोड़ा बताइएगा। देखिए, जिन छात्रों को छात्र छात्राएं जो भी हो, जिनको इंटरेस्ट है खास तौर से आर्कियोलॉजी, वो जितना अधिक आर्कियोलॉजी को पढ़ें और आर्कियोलॉजी को समझें, तो उसके बाद रास्ते अपने आप खुल जाएं। चाहे वो टीचिंग जॉब हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो, चाहे वो टेक्निकल जॉब हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ASI से लेकर के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी या यूनिवर्सिटी के जो इंस्टीट्यूशन हैं या म्यूज़ियम्स, वो सब अगर स्टूडेंट में इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने आप को एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलप कर सकता है, तो वो आपका स्वागत करेंगे। सर सोशल मीडिया का यूज़ थोड़ा, मतलब सर इसलिए सर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि सर ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और बच्चे कहीं ना कहीं अपना, जैसे आप लोग के टाइम पे जो स्टडी रहा है वो बुक का नॉलेज रहा है, आप लोगों ने रीडिंग लगाई है, आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि जो हम लोगों ने पढ़ाई की वो निश्चित रूप से उसका बेस तो पढ़ाई थी, जो बुक्स थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन साथ साथ हम लोगों की ट्रेनिंग भी होती थी, एक्सकवेशन की, एक्सप्लोरेशन की, प्रैक्टिकल टाइप की स्टडी थी। वो ट्रेनिंग आज भी होती है यहाँ, पहले भी होती थी। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद वो ट्रेनिंग का मौका अधिक मिला, और लगातार 20 साल फील्ड में रहने का हम लोगों को चांस, तो उससे काफ़ी कुछ हमने खुद काम करते फील्ड में। और अब आज का ज़माना ये जो आपका ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह का है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ये लेक्चर्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज करते हैं, उन लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्रोनोलॉजिकली प्री हिस्ट्री से लेकर के और मेडिकल हिस्ट्री तक जितना वो स्टडीज़ हो सकती हैं, या जितने प्रकार से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो जीव विज्ञान से रिलेटेड हो या भू विज्ञान से रिलेटेड हो, या रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे डेटिंग मेथड्स जो, तो उसमें साइंटिस्ट, फिजिक्स के ज्ञाता, केमिकल हिस्ट्री वाले आ सकते हैं, केमिकल साइंस वाले, ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व करना, मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान सोशल मीडिया पे आज बहुत अधिक सामने आ चुका है, जिसको हम सोशल मीडिया के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये रहा सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग, जिसमें कहीं ने सर ने उस पॉइंट्स को रखा भी नहीं, तो आप समझ सकते हो कि पॉजिटिविटी लेवल कितना ज़्यादा है। तो देखो, अगर आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाना है, खुद का बनाना है, अपने से जुड़े हुए लोगों को सजेस्ट करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और सर ने जितनी बातें समझाई है, जो बातें आपको अभी आपके सामने रखी गई हैं, उन बातों से आज से प्रण ले लेना कि आप लोग अगर इस प्रांगण के किसी कोने से इस वीडियो देख रहे हो, तो समझ लेना है कि आप लोग भी इससे और आगे जा सकते हो। तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और विश्वविद्यालय में आपका योगदान जितना हो सके आज के समय में और आने वाले समय में
और वो भी निश्चित रूप से बना रहे। हम लोग बहुत आगे जाने की कोशिश करेंगे और आपसे ऐसी प्रेरणा लेते रहेंगे। देखिए, काशी सर्व विद्या की राजधानी और उस विद्या के का ये केंद्र, यहीं से हमने सारी शिक्षा ली। तो इस विश्वविद्यालय के प्रति हमारी अपार श्रद्धा है और वो निरंतर हमारे मन मस्तिष्क में बसी रहेगी और यहाँ के विद्यार्थियों से वैसा ही प्रेम आज भी हमें। प्रणाम। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।